गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। पहले ये किंग्सवे रोड था, कॉलोनियल मानसिकता का प्रतीक था। उसके बाद ये राजपथ हुआ। राजपथ, मेरा मानना है कि राजपथ, अगर इसको आप ध्यान से समझें तो आता है कि आप राजपथ पर राज करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो है कर्तव्य पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त उस कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं जहां थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। देश की राजधानी दिल्ली की सूरत बदलने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज का आज उद्घाटन होने वाला है। यह पल ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, आज से पहले तक अंग्रेज इसे किंग्सवे कहा करते थे और जब अंग्रेज चले गए तो इसे राजपथ का नाम दिया गया। लेकिन अब वो पल आ गया है जब अंग्रेजों की निशानियों को बाहर कर दिया जाए और अब हिंदुस्तान के उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए कर्तव्य पथ आज इस पूरे के पूरे सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का आज उद्घाटन होने वाला है। इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उस हर इलाके की तस्वीर यहां पर आपके लिए हमने तैयार की हुई है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने का औपचारिक शुभारंभ भी जो है वो आज किया जाएगा। और इस मेगा शो की मेगा कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन है, मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सेंट्रल विस्टा से मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी एबीपी न्यूज की जान मौजूद है जो इस कवरेज में आपको देश के इस बड़े दिन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताने वाले हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर आज आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो एक के बाद एक देश को समर्पित करेंगे। न सिर्फ सेंट्रल विस्टा का ये पूरा का पूरा इलाका जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो खूबसूरत इलाका है। पहले अमर जवान ज्योति और नेशनल मेमोरियल जो है वो था, अब उस जगह चीजें बदल रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको मोदी का जो मेगा शो होने वाला है वो दिखा देना चाहती हूँ। जैसे शाम को 7 बजे आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पहले होलोग्राम वहां पर रखा हुआ था, उससे पहले जॉर्ज पंजम की मूर्ति थी। फिर 7:10 पर इंडिया गेट पर पैदल भ्रमण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उसके बाद आप देखिए 7:25 पर श्रमजीवियों से वो संवाद करने वाले और लगभग 5 मिनट का ये संवाद रहने वाला है। 7:25 पर वो बातचीत शुरू करेंगे। 7:30 पर कर्तव्य पथ पर वो जो एग्जीबिशन है उसका उद्घाटन करेंगे। कर्तव्य पथ पर 7:30 बजे उस एग्जीबिशन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:02 पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बता दी थी कि हमें अब तैयारी करनी है हिंदुस्तान के 100 वर्षों की आज़ादी की, और उसमें कुछ 5 मंत्र हैं जिनको साथ हिंदुस्तान को लेकर चलना होगा। और उन मंत्रों के साथ एक और बड़ा मंत्र दिया था कि जितनी भी पुरानी निशानियां हैं, गुलामी की निशानियां हैं, सिर्फ अंतर आत्मा से ही नहीं, हर उस इलाके से हटा दी जानी चाहिए। और ये काम आज कर्तव्य पथ इस नाम के बदलाव के साथ हो जाएगा। ग्राउंड जीरो पर निधिश्री मेरी सहयोगी मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। निधिश्री, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या आप बताना चाहेंगे? इनफैक्ट हम आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खूबसूरत आज दिखता हुआ ये कर्तव्य पथ। रवि सर जी बिल्कुल। रूबिका, देखिए आज इतिहास की कहानी
की शुरुआत होगी उस नई कहानी की ओर। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर ही मौजूद हूँ रूबिका, और ये कहते हुए मुझे भी गौरव महसूस हो रहा है। अगर मेरे सहयोगी रवीश पांडे आपको तस्वीरें दिखा सके और ये बता सके कि पीछे आप वो इंडिया गेट देख रही हैं जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का आज अनावरण किया जाएगा, और जो वक्त तय किया गया है, जो कार्यक्रम तय किया गया है, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, यानी कि मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ी हूँ, ये ठीक राष्ट्रपति भवन से थोड़ी दूरी पर खड़ी हूँ। इस विजय चौक से जो रास्ता लाल किले तक इंडिया गेट की तरफ जाता है, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल उसी बीच में मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो कार्यक्रम शुरू होगा और कब हम राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ देखते हुए उस इतिहास को बदलते हुए देखेंगे। जी निधिश्री, मुझे पूरा यकीन है इससे पहले भी आप इस इलाके में आई होगी। हालांकि बहुत इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी कि बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए हैं, क्या तैयारियां हो रही है, अंदर न जाने क्या बदलाव किया जा रहा है। लोग जहां बैठकर, और यही वो इलाके थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, अब इन्हीं इलाकों में पिकनिक हुआ करती थी और ये कहा जा रहा था कि अब तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से लोगों के लिए ये इलाका अब कर्तव्य पथ के नाम से खोल दिया गया है। आगे बड़ी कवरेज को हम ले जाएं ये बताते हुए कि सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हर पार्टी का नुमाइंदा आज यहाँ एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर मौजूद होगा। हर वो शख्स मौजूद होगा जिसकी जिंदगी से ये कहानी जुड़ी हुई है। तो कर्तव्य पथ पर मोदी का मेगा शो होने वाला है और हमने आपके लिए एबीपी न्यूज़ ने खास तैयारियां की हुई है। वो पीछे आपको इंडिया गेट नजर आ रहा है। इंडिया गेट के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर एरिया है, उधर ही उस एरिया के वहां पर ये कैनोपी तैयार है। इस कैनोपी में 1968 तक तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। लेकिन 55 सालों तक इस कैनोपी को ऐसे ही खाली रखा गया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा दिया गया था और बहुत सोच समझने और विचार करने के बाद यहाँ पर नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति रखी गई है। और सेंट्रल विस्ता, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में आप जिस भी फ्रीडम फाइटर का नाम लेंगे उसकी या तो वहाँ पर स्मरणीय कोई जगह है या उनके नाम से किसी तरह का कोई इलाका है। इकलौते सुभाष चंद्र बोस है। पार्लियामेंट के अंदर तो है ही उनकी मूर्ति, लेकिन बाहर की तरफ ऐसी कोई उनकी मूर्ति नहीं, ऐसी कोई यादगार चीज़ नहीं। और इसीलिए इस कैनोपी के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, आज इसका उद्घाटन होगा। जब तक ये मूर्ति बन रही थी तब तक होलोग्राम यहाँ पर एक था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत जो है अपने कार्यक्रम की, वो यहाँ पर आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करके 7 बजे वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तक इस सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या क्या काम किए हैं, वो उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। 2015 में नेताजी से जुड़ी जो फाइल है उसका कुछ अंश जो है वो सार्वजनिक किया गया था 2015 में, और 2014 में सरकार आई थी। फिर 2018 में आप देखिए रॉस आइलैंड का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, उसे बदल दिया गया। 2019 में लाल किले पर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 2021 में आप देखिए 23 जनवरी पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया और उसके बाद 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है उनकी आधारशिला यहां पर रख दी गई और आज इसका उद्घाटन होगा। मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैसा हमने आपको बताया था इस बड़ी मेगा कवरेज में। शिरीन के पास कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, इसके पीछे की सोच को लेकर, जरा उनका रुख करते हैं। शिरीन। शुक्रिया रूबिका आपका। और जैसे कि आपने कहा ना, आज का दिन हर देशवासी के लिए बड़ा है, तो जल्दी से जो एबीपी न्यूज ने तैयारी की है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए नेताजी की मूर्ति का पहले होलोग्राम प्रतिमा वहां पर थी, लेकिन आज ग्रेनाइट की उस प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया जाएगा होलोग्राम प्रतिमा की जगह पर। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कार्यक्रम कर्तव्य पथ, पहले राजपथ, उससे पहले किंग्सवे, लेकिन अब आप उसे जानेंगे कर्तव्य पथ के नाम से, जिसका आज यहां उद्घाटन होने
होने जा रहा है। 1955 तक किंग्सवे था ये, जो अब कर्तव्य पथ। दूसरी तरफ नेताजी की मूर्ति, जहां पर 1968 तक किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, और उसके बाद आज से वहां पर नेताजी की मूर्ति ग्रेनाइट की जो तैयार हुई है। 54 साल तक उस जगह पर सिर्फ छतरी थी। दूसरी तरफ जिस कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की परेड यहां पर होती है, जिसे आप राजपथ के नाम से जानते थे, लेकिन आज से उसकी जो पूरा रूप है वो बदलने जा रहा है। और लगातार आप एबीपी न्यूज के साथ रहिए, हमारी पूरी तैयारी है आपको ये तमाम चीजें बारीकी से समझाने की। फिर से रुक कर लेते हैं रूबिका का। शिरीन, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीरज इनफैक्ट वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है निधिश्री की तरह ही, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, अरसे से आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, और जो भी पॉलिटिक्स कवर करता है, जो भी सरकार को कवर करता है, वो ये जानता है कि इलाका वो सेंट्रल विस्टा का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। उस इलाके में आज आप मौजूद हैं, ज़रा ये बताइए कि बदलाव आपको क्या क्या दिख रहा है। अरसे से आपने देखा होगा आज राजपथ कर्तव्य पथ होने जा रहा है। रूबिका, निश्चित रूप में ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये अरसे से मैं जानता ही नहीं, बल्कि इस इलाके को इसलिए भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि पिछले 10 साल से मैं इन्हीं इलाकों में सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो मैं करता आया हूँ। तो मैंने इस पूरे इलाके के बदलाव को देखा है, रिपोर्टिंग के तौर में भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। क्योंकि आज मैं जब देख रहा हूँ कि ये चौड़ी चौड़ी जो सड़कें, चौड़ी चौड़ी फुटपाथ दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे चलेंगे, तो कभी एक गंदगी ये भरा यहाँ पे खुला जगह होती थी, पानी भर जाता था तो लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती, सड़कें बिल्कुल सकरी हुई थी। आज की ये जो घास आप देख रहे हैं, कई बार यहाँ पे झाड़ हुआ करती थी, जो आज साफ सुथरी घास आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला है, इन सभी सड़कों को जो पार करने के लिए जो टनल्स बनाई गई हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी यहाँ पे शाम का समय होता था, चूँकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों में इस पूरे इलाके में मेला जैसा लगा होता है। और उस समय दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों के लोग जब दिल्ली आते हैं तो इंडिया गेट जरूर देखने आते हैं। उस समय जब लोगों को इस रोड से इंडिया गेट तक जाना तो होता था, उन लोगों के लिए ही बता दीजिए ना नीरज, उन लोगों के लिए ही बता लीजिए और हमारे लिए भी बता दीजिए कि इस बार अगर संडे को मैं अपने बच्चों को इंडिया गेट दिखाने ले जाऊं तो इन इलाकों में बैठ पाऊंगी? जैसे पहले जो है आप अपनी बेडशीट, अपनी चादर बिछाकर वहां बढ़िया से धूप का मजा लिया करते थे, वो काम अब हम कर पाएंगे कि वो हमसे छीन लिया गया है सुख? नहीं, बिल्कुल नहीं छीना गया, वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस बार कहा गया है कि साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाए, इसीलिए बड़े बड़े बकेट्स रखे गए हैं ताकि जो आप घर से लाएं सामान, उसके जो वेस्टेज हों उनको उन बकेट्स में डाल दें। इसके अलावा बड़ी बड़ी यहाँ पे बेंच लगाई गई हैं, पत्थर लगाए गए हैं ताकि आप लोग बैठ सकें, कुछ समय एक्सपेंड कर सकें, अपने घर के परिवार के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन जो पहले था, मैं रूबिका एक बात बहुत क्लियर बता दूँ, मैंने रिपोर्टिंग के दौरान भी अब जब स्टोरी की थी सेंट्रल विस्टा को लेकर, उस समय भी हमने ये बात बताई थी कि इस पूरे इलाके में कोई वैसा बदलाव नहीं हुआ जैसा लोग कहते हैं कि आपको यहाँ आने में रोक दिया जाएगा, टिकट लगेगा या आपको यहाँ के किसी उस पर बदलाव किया। कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस बदलाव है सोच का, बदलाव है निर्माण का, नए भारत की तस्वीर का। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो नए भारत की तस्वीर दिख रही है, और होना भी चाहिए। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। दुनिया के जब दूसरे लोग हमारे देश में आते हैं, हम नहीं नीरज, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जब हमने ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें देखी थी तो दिल फख्र से चौड़ा हो गया था और गदगद हो गया था ये देखकर कि अरे वाह, ये तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की खूबसूरत तस्वीर है। 3 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, 1 लाख से ज़्यादा वर्ग मीटर में फैला ये पूरा का पूरा इलाका है जिसका कायाकल्प कर दिया गया है। और आज 7 बजे नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के उद्घाटन के बाद, जो कि इंडिया गेट के पास एक कैनोपी है, वहाँ पर उस मूर्ति को रख दिया गया है। वहाँ उस उद्घाटन के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। 8:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे और फिर ये कर्तव्य पथ जो है आम जनता के लिए खुल जाएगा। मेरे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए इस बड़ी कवरेज में शिरकत कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राधिका खेड़ा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद, आज से
आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। उस यात्रा के साथ साथ हिंदुस्तान एक और बड़े बदलाव को देख रहा है, वो ये है कि ये पथ जो पहले कभी राजपथ हुआ करता था अब कर्तव्य पथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। और आपने सही कहा, देश एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ चल रहा है और वो बदलाव अभी आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित करी गई। प्रधानमंत्री स्वयं आज यहाँ पे आके उद्घाटन करेंगे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब वो अपनी सेना की तैयारी कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज की, तो इनके मोदी जी के जो गुरु हैं RSS के सबसे बड़े वीर सावरकर जिन्हें कहते हैं, वो क्या कर रहे थे? भारतीय युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ब्रिटिश फौज को ज्वाइन करें और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़े। और उसके बाद जब 1941 में अंग्रेजों भारत छोड़ो हो रहा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस योजना बना रहे थे आखिरी युद्ध की, तो गोवलकर क्या कर रहे थे? सॉरी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश के विभाजन की चर्चा और उनके साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर। तो फिर उस लिहाज से तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा देते, सुभाष चंद्र बोस की जगह ये दोनों यहाँ वीर सावरकर की तस्वीर मूर्ति लगा देते ना, लगाई सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तो मैंने क्या आपको कहा, आज इसको देश वेलकम बदलाव करना की चाहिए तरफ कि जा नहीं? रहा है, देश बदलाव की तरफ जा रहा है। और ये बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहा है? बहुत, मैं तो कह रही हूँ देश सच में बदलाव की तरफ जा रहा है। नहीं, पर आपको ये राजपथ कर्तव्य पथ अच्छा नहीं लग रहा है? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो सम्मान दे रहे हैं। उस वक्त जब पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी सब भारत के लिए लड़ रहे थे कि भारत आजाद हो, और ये लोग कह रहे थे, इनके सबसे वरिष्ठ लोग वीर सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे आइए अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करिए और इन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से दूसरे डायरेक्शन में चल रहे थे। लेकिन बहुत इतने अच्छा सालों लग रहा है तक मुझे ये आज कैनोपी देखकर खाली कि थी। सच में बदलाव हो रहा है। इस खाली कैनोपी में क्यों नहीं कांग्रेस को सूझा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी जाए, या इस राजपथ को जो कभी किंग्सवे कहलाता था, क्वींसवे कहलाया जाता था, उसके सामने वाले पद को, जनपद को, ये बदल दिया जाए? ये आपके जहन में क्यों नहीं आया? देखिए रूबिका जी, मैं फिर कहूंगी, मेरा दिल बहुत खुश है आज आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, RSS ने कुछ माना और वो सम्मान दिया जो उस समय नहीं दे रहे थे। अब दूसरी बात, आप मैं पहली बात पर बात कर लेती हूँ। सुधांशु जी, आपको कहा जा रहा है देर आए दुरुस्त आए, राधिका जी दिल से बड़ी खुश है आज। मुझे समझ में नहीं आ रहा राधिका जी किस आधार पे बोल रही है। मैं एक कोट बोलता हूं जो इन्होंने कहा ना कि वीर सावरकर क्या कर रहे थे। जब राजनीतिक अदूरदर्शिता की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी का हर नेता आजाद हिंद फौज के जवानों को भाड़े का सिपाही कहकर ताना मार रहा है, वैसे समय में मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि मिस्टर सावरकर पूरे साहस के साथ भारत के युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यह किसका वक्तव्य है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के रेडियो से 25 जून 1944। यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि भारत के इतिहास को किस ढंग से विकृत और लांछित करने का प्रयास किया गया। और मैं बताना चाहता हूं वीर सावरकर ने क्यों कहा था शामिल होने के लिए। अरे 1 सितंबर 1939 को जिस दिन हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था, नेताजी ने कहा था यही मौका है, इस समय कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए आजादी के लिए। मगर नहीं माने थे उस समय नेहरू जी, और विनम्रता से कहता हूं ना गांधी जी माने थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा था निर्वाचित अध्यक्ष होने के बाद। मतलब पट्टाभी सीटा रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, ये कहने वाले गांधी जी थे। इसके बावजूद सुभाष जीत गए थे और आखिर में सुभाष जी को फोर्स किया गया और फिर उन्होंने जाके अपनी फौज बनाई बाहर जाके। आपने सुभाष बोस जी के साथ क्या किया। और मैं एक बात और कह दूं, आज जो मोदी जी ने निर्णय लिया है उस कैनोपी में सुभाष बोस जी की क्यों होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार जो अक्टूबर 1943 में बनी थी, नेहरू जी वाली सरकार तो 2 सितंबर 1946 को माउंट बेटन ने शपथ दिलाई थी। मगर सुभाष चंद्र बोस जी की सरकार स्वाभिमानी और स्वायत्त सरकार थी जिसे उस समय 11 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, वो विषय आगे नहीं चल पाया, तो कहीं ना कहीं इतिहास में उसका भी स्थान होना चाहिए। यदि जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ अंग्रेजों से, उनका स्थान होना चाहिए। तो जिन्होंने बंदूक लेकर लड़ाई लड़ी
उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान है, यह बिल्कुल स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है। और कर्तव्य पथ के बारे में जब आज की तारीख में बात की जाती है, मैं चाहती हूँ राधिका जी आप इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी से भी ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। प्रदीप जी, आज 7 बजे बहुत चीज़ें बदलेंगी और मैं बार बार लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात की तरफ इशारा करती हूँ जब वो ये कहते हैं कि अब वो बदलाव आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे की तरफ जाना है और पीछे जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं उनको अंदरूनी तौर पर भी और बाहर जो दिख रहा है उसको भी बदल देना है, और कर्तव्य पथ उसकी जीती जागती मिसाल। नहीं, राधिका जी ने जो कहा, जिस पर आपने टिप्पणी की, देर आयत दुरुस्त आयत, मैं मानता हूं कि सही बात है। 1947 15 अगस्त 1947 के बाद से ही ये बदलाव शुरू होने चाहिए थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति उस कैनोपी में 21 साल तक क्यों रही आज़ाद भारत में? इसका जवाब कौन देगा? किन लोगों की वजह से थी? क्यों उसको नहीं हटाया गया आज़ादी के बाद? तो ये तमाम सवाल हैं। दूसरा, जो कुछ बदलाव हो रहा है, 111 साल पुरानी है लुटियंस दिल्ली, जो संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब जो वहाँ पेड़ पौधे लगाए गए थे 80-90 साल के हो गए। तो परिवर्तन की ज़रूरत तो सब बोल रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी तब भी, कांग्रेस के स्पीकर जब शिवराज पाटिल थे तब से बात हो रही है कि संसद का नया भवन बनना चाहिए। एक सीमा के बाद जो है, जो भी आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा अब इसमें कोई मरम्मत हो ही नहीं सकती, नया संसद भवन बनाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। तो हर परिवर्तन का विरोध ज़रूरी नहीं होता है, और परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो तो उसका साथ देने से लोगों का भी साथ मिलता है, लोगों की प्रशंसा मिलती है। तो प्रशंसा करने में राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करना बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इस बात का आज की तारीख में जरूरत है क्या इस चीज की? देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी जो कह रहे थे, मैं आपको बता दूं सुधांशु जी, 23वां सेशन था हिंदू महासभा का भागलपुर में 1941। वीर सावरकर जी ने यही शब्द कहे थे जो मैंने बताए हैं। आप एक बार जाके पढ़ लिएगा, आपकी इतिहास की किताबें तो आपने स्वयं बदली नहीं होगी, क्योंकि वैसे इतिहास आप लोग बदल रहे हो। और मैंने तो रूबिका जी शुरुआत में ही कहा, ये बहुत वेलकम स्टेप है कि आखिरकार उन्होंने माना असली स्वतंत्रता सेनानी कौन है और उनको वो सम्मान दिया जो उस वक्त नहीं दिया था। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि कर्तव्य पथ, बार बार क्या सिर्फ नाम बदलना ही इस सरकार का कर्तव्य है? पहले भी नाम बदला गया था, रेसकोर्स रोड का नाम क्या रखा गया था? केवल नाम बदला है क्या? राधिका जी आप गई हैं उस इलाके में, गई हैं? देखिए, सबसे बहुत पहले बताइए ना मुझे, राधिका जी आप गई हैं उस इलाके में? अहम बात है, एक और भी रास्ता बदला गया था, एक नाम बदला गया था। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, वहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ राधिका जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं बीच में टोकूंगी नहीं, लेकिन आप जानती हैं कि आज की जो डिबेट है वो कवरेज के साथ वाली डिबेट है, यानी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और साथ में डिबेट भी कर सकते हैं। लोग वहां पर इकट्ठा होना अब शुरू हो गए हैं, ये स्पेशल इनवाइटीज हैं। और ये आप देखिए, पहली तस्वीर है एबीपी न्यूज पर, वो कैनोपी के बिल्कुल कैनोपी के नीचे वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति तैयार है। खूबसूरत ग्रेनाइट से बनी ये मूर्ति अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले, और ये पूरा इलाका 1.5 घंटे बाद कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन हो जाएगा। 1125 कार, 40 बसों की पार्किंग का इंतजाम है। 16 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आप ये समझ लीजिए कि लोगों के चलने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, जिसमें 64 महिलाओं के लिए और 32 पुरुषों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर 114 आधुनिक इंडिकेटर की व्यवस्था की गई है। राधिका जी मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। 8 सुविधा खंड है, 987 कंक्रीट के बने मोटे खंभ है, 1490 मैनहोल है, 6 नई पार्किंग प्लेसेस है। इससे पहले यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। 6 वेंडिंग जोन बने हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ 19 एकड़ में फैली जो नहर थी उसका पूरा कायाकल्प किया गया है। वाणिज्य भवन और कृषि भवन की तरफ बनी नहर में बोटिंग तक की सुविधा भी अब लोगों को मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो राजपथ पर केवल जीब्रा क्रॉसिंग हुआ करती थी, लाल बजरी थी जहां पर अब पुख्ता आपको ठोस समतल जमीन दिखेगी, महज घास थी।
साफ पीने का पानी तक नहीं था, और पीना छोड़ दीजिए, साफ पानी तक नहीं था जिस नहर का भी मैं जिक्र कर रही थी। जगह की कमी की वजह से वहां पर वेंडर्स भी किसी तरह की कोई और उनको इजाजत भी नहीं थी, अगर मैं क्लियरली आपको बताना चाहूं तो। लेकिन अब वो उस पूरे इलाके में चीजें बदल गई हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ये जो एक भाग है आज जनता के लिए खोल दिया जाएगा। न्यू इंडिया में नया इतिहास बनते हुए आज आप एबीपी न्यूज़ पर देखने वाले हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ज़रा शिरीन का एक बार रुक कर लेते हैं। कुछ जानकारी आप जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे दिलचस्प तरीके से। शिरीन तैयार है उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल रूबिका, दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज से बदलने क्या जा रहा है। राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, लेकिन बदलने क्या जा रहा है, देखिए क्या क्या वहां पर सुविधाएं लोगों के लिए होंगी। जेब्रा क्रॉसिंग जो कि राजपथ पर पहले होती थी, और अब 4 यात्री अंडरपास का वहां पर जो है वो सुविधा लोगों के लिए ये मिलेगी कर्तव्य पथ पर। इसके साथ ही लाल बजरी जो कि अब लाल ग्रेनाइट से यहाँ पर जो पूरा निर्माण कार्य है वो यहाँ पर हुआ है। कर्तव्य पथ की बदलती हुई तस्वीर ऐसे भी देखी जा सकती है कि जो हरी घास यहाँ पर, पहले हरी घास आप जब भी घूमने फिरने जाते होंगे तो देखते होंगे, लेकिन अब घास की परत यहाँ पर खास तौर से लगाई गई है, यानी कि इसकी जो सुसज्जा की गई है, जिस तरीके से वो व्यवस्थाएं हम दर्शकों को बता रहे हैं। साफ पानी पहले यहाँ पर नहीं था, लेकिन नहरों का अब पुनर्निर्माण हुआ है वहां पर। खास तौर से इसका भी कायाकल्प जो है वो वहां पर किया गया है इस नई व्यवस्था के तहत। जो राजपथ अब कर्तव्य पथ आप इसे देख रहे हैं। जो टॉयलेट्स की अगर हम यहाँ बात करें, देखिए 8 नए टॉयलेट्स यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए, लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं तो ऐसे में इसका भी ख्याल रखा गया है और 8 नए टॉयलेट्स यहाँ पर अब बनाए गए हैं। ये भी एक नई सुविधा। 6 नए पार्किंग स्थल, पार्किंग की समस्या इससे पूरी तरीके से दूर होगी, क्योंकि जगह की कमी यहाँ पर काफी देखी जाती थी, लेकिन अब ये भी दूर हो जाएगी क्योंकि जो 6 नए पार्किंग यहाँ पर स्थल है उसका भी निर्माण किया गया है। तो राजपथ कर्तव्य पथ अब होने जा रहा है और यही बदलती हुई तस्वीर है। रूबिका, शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर में आपको ये बता दूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और वो कार्यक्रम बाकायदा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 7 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। फिर 7 बजे ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, और इसीलिए मैं भी वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम पढ़कर आपको बता रही हूँ। इंडिया गेट पर वो पैदल चलेंगे, यही वो इलाका है जहाँ पर वो पैदल चलने वाले हैं। उसके बाद फाउंटेन जो है उसके पास का मुआयना करेंगे, और वो वक्त होगा 7:13। फिर 7:17 पर वो बच्चों की परफॉर्मेंस में हिस्सा लेंगे। फिर 7:22 पर नहर और लॉन में वो टहलने वाले हैं। जो नहर जो है तैयार की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नहर में जाकर, उस नहर के आसपास जाकर उस पूरे इलाके का मुआयना करने वाले हैं। ये आपके सामने पूरा का पूरा कार्यक्रम है। 7:10 पर इंडिया गेट पर वो पहुंचेंगे पैदल। फिर 7:25 पर श्रमजीवियों से वो संवाद करेंगे, और फिर कर्तव्य पथ का एक एग्जीबिशन लगा है उसका उद्घाटन करेंगे 7:30 पर। उसके बाद वो 7:40 के आसपास जो है मंच पर आगमन करेंगे। हरदीप पुरी जो है उनका भाषण होगा, केंद्रीय मंत्री। फिर उसके बाद एक शुभ मंगल गान होगा। इस बीच का मैं आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रही हूँ। और उसके बाद 8:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, और फिर ड्रोन शो होगा नेताजी पर, और वो होगा लगभग 8:30 बजे के आसपास। और फिर 8:35 पर कार्यक्रम समाप्ति यानी प्रस्थान हो जाएगा। और फिर एक नए इंडिया, एक न्यू इंडिया, एक नए भारत की शुरुआत हो जाएगी। और ज़हनी तौर पर नाम बदलने से लेकर, खूबसूरती से लेकर, और ये सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, ये उन जड़ों तक भी जाना ज़रूरी है जहां पर अगर किसी भी किस्म की गुलामी का कुछ अंश भी बचा है तो वो बदल जाना चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राधिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, और ध्रुव उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। उम्मीद करती हूँ रूबिका जी मुझे बिना टोके आप बोलने देंगी। बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य पथ रखा गया है, पर कर्तव्य क्या होता है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा है, लेकिन क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य सिर्फ नाम बदलना है? लोक कल्याण मार्ग रखा गया था ना, किस लोक का कल्याण हुआ? एक इंसान का कल्याण हुआ जो 8 साल पहले जिसे कोई नहीं जानता था, और 8 साल इनकी सरकार के बाद आज वो विश्व के 3रे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। कौन थे वो पहले? गौतम अडानी जी। कल्याण हुआ, पर जनता का कल्याण होना था। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या?
उसकी तो आप खुद जानती हैं क्या हालात थे जब कोरोना था। उस कोरोना के समय देश को संभालने के लिए पैसा नहीं था। आप स्वयं कितने लोगों से मदद मांगी थी? आपको क्या कांग्रेस और श्रीनिवास की और हम लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए था कि आपको या हमको आके लोगों की मदद करनी पड़े। क्लियर कर दूं, मदद करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए सिर्फ श्रीनिवास नहीं थे, मदद करने के लिए रोहित चहल भी थे, मदद करने के लिए चारू प्रज्ञा भी थी, मदद करने के लिए राधिका खेड़ा भी थी। और उस वक्त कोई पार्टी में अंतर नहीं था, ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना समाजवादी पार्टी थी, सब सबकी मदद कर रहे थे, सबकी मदद हो रही थी। और वो ऐसा टाइम था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना चाइना को समझ में आ रहा था, ना अमेरिका को समझ में आ रहा था, और ना हिंदुस्तान इस बात को। लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी की पूरी ईमानदारी से इस पूरे वायरस से निपटने की कोशिश की। ये आप अच्छे से जानती हैं। सेंट्रल विस्टा को जानने के लिए हमने अलग अलग तरीके और तौर अपनाए हैं। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा में किस तरीके से पार्किंग का इंतजाम किया गया है, पैदल चलने का इंतजाम किया गया है, बेंचेस वहां पर लगाई गई है, कूड़ेदान जगह जगह पर। और ये आप कहेंगे ये क्या इतनी सी बातें बता रही हैं रूबिका? ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे पहले अगर किसी को आइसक्रीम खाकर पन्ना डालना होता, और मैं उसकी गवाह हूँ, उसको ढूंढना पड़ता था कि डस्टबिन है कहाँ। कोई एक कोने में कहीं डस्टबिन हुआ करता था, लेकिन अब जगह जगह इन चीज़ों को बदला गया है। कर्तव्य पथ पर एक बड़ी कवरेज के दौरान एक बड़ी खबर भी आपको बता देना चाहती हूँ, और बड़ी खबर यह है कि भारत अफगानिस्तान के बीच 7:30 बजे से होने वाले मैच के पहले आग लग गई है। आग उस वक्त लगी जब टीम इंडिया स्टेडियम पहुंचने ही वाली थी। ये देखिए स्टेडियम की तस्वीरें आ रही हैं, और स्टेडियम की तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे आग लग गई। मैच होने वाला था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच, और ये धुआं और धुएं का गुबार देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग छोटी मोटी नहीं थी। आज दुबई में ये खेल होना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, माफ कीजिएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, और ये आग लग गई है। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनका रुख करते हैं। विवेक, ये आग लगी कहाँ है? देखिए रूबिका, ये जो आग है वो पब्लिक एंट्रेंस अरेना जो है दुबई स्टेडियम के, उसके सामने लगी हुई है। और वहाँ इसी वजह से जो है पब्लिक की एंट्री फ़िलहाल काफ़ी रुकी हुई है वहाँ पर दुबई स्टेडियम में। और सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर जो टीमें हैं वो मैच से 2 घंटे पहले आ जाती हैं, यानी कि जिस टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे टीम को जो है स्टेडियम में होना था। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ कमेंटेटर्स और क्रू ही हैं मैदान में, और वो भी अंदर फंस चुके। अभी फिलहाल अपडेट यही है कि मैच ज़रूर होगा, लेकिन अब कितनी देरी होगी या नहीं, इस पर अभी फिलहाल जो है दुबई की जो फायर डिपार्टमेंट है वो उस पर स्टेटमेंट बहुत जल्द इशू करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप विजुअल देख रहे हैं, जिस तरीके की लपटें हैं आग की और जो धुआं निकल रहा है, उससे ज़रूर यह लग रहा है कि शायद मैच के शुरू होने में देरी हो। ऑडियंस आएगी कि नहीं? ऑडियंस वहाँ पर खड़ी है रूबिका, जिस तरह की रिपोर्ट्स है, लेकिन अभी उनको पूरा एरिया क्लियर करने को बोला गया है, क्योंकि ये जो आग लगी है वो पब्लिक एंट्रेंस अरेना के सामने ही लगी है। तो वहाँ पे जो है वो एंट्री पॉइंट है स्टेडियम का, और अगर आप दुबई स्टेडियम का स्ट्रक्चर देखें तो एक खास मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ से सारी पब्लिक अंदर जाती है, और उसके बाद स्टेडियम के पूरे सर्कल की तरफ वो जाते हैं और वहाँ पर जाके बैठते हैं। तो फिलहाल पब्लिक का एंट्रेंस वहाँ रोका हुआ है। कॉमेंटेटर्स और कैमरा क्रू जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो मैदान के अंदर हैं, उसके बाद ये हादसा हुआ है, और फिलहाल टीमों को अभी बोला गया है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल विवेक, आग पर काबू पा लिया गया है क्या? अभी फिलहाल फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। कोशिशें वहाँ जारी हैं, काफ़ी सारे फायर टेंडर्स वहाँ पर हैं। किस वजह से आग लगी, ये इलेक्ट्रिकल फायर था या कोई और कारण था, इस पर अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी खबर हम तक पहुँचाने के लिए। और ये बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आपने देखी है। कर्तव्य पथ के ऊपर जितना भी कार्यक्रम है या कर्तव्य पथ को लेकर जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई सारी खबरें आप सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे, यह हमारा वादा है। 7 बजे औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ी कवरेज हर एक एंगल से आपको इस 3 किलोमीटर लंबे रास्ते के बदलाव के बारे में हम बताने वाले हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिबांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका भी इस पूरे मसले पर पहले ओपनिंग रिमार्क, और उसके बाद केसी त्यागी साहब भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दिबांग, रूबिका, इसमें ये मौका है उन लोगों को भी सलाम करने का जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत से काम की है,
और बहुत ईमानदारी से काम किए। और मैं बात कर रहा हूं अरुण योगीराज की। अरुण योगीराज वो व्यक्ति हैं, करीब 40 की इनकी उम्र है, और उन्होंने ये सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है वो उन्होंने बनाया है। खम्मम में ये बनी है। मैसूर का जो राजघराना है उसके परिवार से इनके परिवार जुड़े रहे, 5 पीढ़ियों से लगातार ये मूर्तियां बना रहे हैं। MBA कर चुके हैं। और अगर आप केदारनाथ जाएं तो वहाँ आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू लगी हुई है वो इन्होंने बनाई। वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को स्टैचू अच्छी लगी, इनको बुलाया गया। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी एक बहुत अच्छी स्टैचू बनाई है। और फिर जब ये मिले मोदी जी से तो वहाँ उन्होंने सुभाष बोस की एक 2 फीट की स्टैचू उनको भेंट की। वो प्रधानमंत्री जी को बड़ी अच्छी लगी, और तब ये फैसला हुआ कि यही वो व्यक्ति हैं जो उसको बनाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इंडिया गेट का जो जहाँ आप खड़ी हुई हैं वहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की टीम के साथ मिलकर उन्होंने ये स्टैचू बनाई है जो खम्मम में बनी, और ये 28 फीट ऊंची है, और इसका भार जो है वो 65 मीट्रिक टन है। मेरे ख्याल से इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं, और उन लोगों को जो पर्दे के पीछे रहकर बड़ा बड़ा काम करते चलते हैं उनको भी मुझे लगता है कि एक सलाम करना चाहिए। और इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आखिर यहाँ नेताजी की स्टैचू कैसे लगी। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ हॉलोग्राम लगा हुआ था। पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है नेताजी का जन्मदिन, जो कि 23 जनवरी को है। 125 साल हो चुके हैं उनको। और कैसे यहाँ पर जब ये कैनोपी से हटाई गई जॉर्ज पंचम की स्टैचू, उसके बाद बड़ा इसमें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बड़ी रुचि है, इसलिए बड़ा ये विचार चला कि भाई कैसे क्या किया जाए। तो इसमें बहुत जानने वाली बात यह है कि जो पार्लियामेंट में स्टैचू है महात्मा गांधी की मेडिटेशन के पोज में बैठे हुए, पहले वो लगाई जानी थी यहाँ पर। मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो वो बनाई गई थी एक कॉम्पिटिशन में, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं राम सुतार साहब ने ये बनाई है। अगर आप जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वो भी राम सुतार साहब की बनाई हुई है। तो राम सुतार ने वो बनाई, राम सुतार साहब की स्टैचू सबको पसंद भी आई, और बड़ा फिर विवाद चला कि ये जो कैनोपी है उसको कैसी हो सकती है ब्रिटिश जमाने की बनाई हुई, और गांधी जी के सर के ऊपर कैनोपी को हटाया जाए, उस पर विवाद चला। और जॉर्ज फर्नांडिस ने उन दिनों बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, कहा कि हम गांधी जी को सड़क पर थोड़ा ही छोड़ सकते हैं। तब गांधी जी की स्टैचू पार्लियामेंट में आई, और वो ब्रॉन्ज की बनी हुई स्टैचू है। मेरे ख्याल से ये जब बात कर रहे हैं तो इन लोगों को भी सलाम करने की ज़रूरत है। राजनीति, और आपने बहुत बढ़िया और प्यारी बातें बताई है कि हमें ये जानना चाहिए कि अगर ये हुआ तो हुआ क्यों, और किया तो किया किसने। आज बड़े लेवल पर प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी कहानियाँ हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोती है। केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी, और आज जब आप इस राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील होते हुए देख रहे होंगे तो बहुत सारी यादों के उबार आने लगे होंगे आपके जहन में। मैं स्वतंत्रता आंदोलन और उसके जो नायक हैं महात्मा गांधी, उनका अनुयायी हूँ, और जितने भी कॉलोनियल साइन हैं इंक्लूडिंग अंग्रेजी और अंग्रेजियत, मैं उन सब चीज़ों का समर्थक नहीं रहा हूँ। और हमारे समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने और कुछ और भी गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वहाँ से हटाने के 47 के बाद ही प्रयास शुरू किए थे। हम लोगों की उस समय मांग थी कि यहाँ पर महात्मा गांधी की स्टैचू लगाई जाए। मुझे प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी के ही करीबी साथी और सहयोगी रहे सुभाष बाबू की आज मूर्ति का अनावरण है। सुभाष बाबू और गांधी के बीच में जो मतभेद पैदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब सुभाष बाबू से पूछा गया कि क्या आप गांधी जी से आपके कुछ मतभेद हैं, उसने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो। वो इतना महान है कि जब खड़ा हुआ महात्मा गांधी गौतम बुद्ध लगता है, लेटा हुआ महात्मा गांधी जैसे क्राइस्ट लगता है, तो ऐसे महापुरुष से मेरा टकराव कैसे हो सकता है। ये कॉलोनियल रूल में अंग्रेजी भी शामिल थी,
और हमारे नेता उस समय कहते थे अंग्रेज गए अंग्रेजियत जाए। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कई वर्षों से जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है, और मैं सुषमा जी को जरूर याद करूंगा डॉक्टर लोहिया के बाद, जिन्होंने अंग्रेजियत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जाकर के, और अटल जी ने भी भाषण दिए थे। और रूबिका जी, जो आज आप देख रही हैं लोहिया अस्पताल जी, जो असल में मुरारजी भाई की पहली सरकार बनी थी, उसने बड़े क्रांतिकारी काम किए थे। और इसका नाम पहले विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ करता था। मैं आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ तो मैंने विलिंगडन पढ़ा है। अब इसका नाम लोहिया अस्पताल हो गया, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी थे, उनके सौजन्य से। और जो आज आप देख रही हैं ये जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जी, इसका नाम इरविन हॉस्पिटल हुआ करता था। ये भी मुरारजी भाई के कार्यकाल में राजनारायण जी के द्वारा दिया गया नाम है। और गांधी, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, इनसे जुड़े हुए जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, उनका जितना प्रचार प्रसार होता है, हमारे जैसे इतिहास के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको प्रसन्नता होती है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जरूर नए जुड़े हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान यद्यपि गांधी से भिन्न राय रखते थे, लेकिन हिंदुस्तान की चौथाई आबादी के वो बड़े नायक के रूप में थे। तो इन स्मृति चिन्हों को हटाने से अभी भी विलिंगडन क्रिसेंट थोड़े दिन पहले तक ही नाम था 11 मूर्ति मार्ग का, जो 11 मूर्ति वाली मूर्ति लगी है। और ऐसे ऐसे नाम हम लोगों को कचोटते थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जब भी उधर को जाते थे, ऐसा लगता था कि क्या अभी हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि परिवर्तन किसी को चुभने नहीं चाहिए। एक नायक को दूसरे नायक से टकराहट के तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। जितने भी नायक हैं उनके महिमा मंडल करने का मुझे अधिकार है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के, पटेल के, नेहरू जी के, सुभाष बाबू के, भगत सिंह के मतभेद थे, लेकिन एक लक्ष्य था आज़ादी, और गांधी उनके सबके सिरमौर थे। इसलिए एक नायक को दूसरे नायक के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, हमारे लिए सभी महान हैं, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो गांधी जी चाहते थे कि भारत जब आज़ाद हो जाए तो इसकी एक भाषा भी होनी चाहिए, और वो भाषा सिर्फ हिंदी हो सकती है। मुझे अफसोस है कि अमृत काल जब मनाया जा रहा है, तब भी अंग्रेज और अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा की जो प्रधानता है वो भी समाज में बरकरार है। एमए पास लड़का जिसने अंग्रेजी से नहीं किया है, वो चपरासी की नौकरी के लिए कर रहा है। इंटर पास जिसका अंग्रेजी मीडियम है, वो बड़े बड़े पदों पे पीआरओ के लिए कर रहा है। तो जो भाषा की जो असमानता है, ये भी किसी तरह से टूटे, ये प्रयास भी हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास जल्दी सफल होंगे जब शुरू होंगे। अब तक ये प्रयास क्या शुरू हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन त्यागी साहब, आपकी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया, और उससे ज़्यादा आनंद इस बात को लेकर के जितने भी महान काम, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, वो बारीक से बारीक ही क्यों ना हो, आपने उन सबको आज अपनी बातों में पिरो दिया है, अपनी बातों में रख दिया है। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, वो कौन सी और निशानियां हैं जिसको लेकर सरकार इस वक्त काम कर रही है अंग्रेजों की, कि अब खत्म होनी चाहिए? केसी त्यागी साहब ने एक तरफ इशारा कर दिया है, एक है अंग्रेजियत, अंग्रेजी। देखिए, केसी त्यागी जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पर उन्होंने ये विषय निकाला तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। कहने वाले महात्मा गांधी थे, जो हिंदी भाषी नहीं थे, गुजराती भाषी थे। लोकमान्य तिलक ने कहा, वो मराठी भाषी थे। और इसका समर्थन करने वालों में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गुजराती भाषी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांग्ला भाषी थे, एम गोपालस्वामी अयंगर तमिल भाषी थे। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, मगर समस्या उनसे आई जो हिंदी भाषी थे। अन्यथा उस समय देश का एक ऐसा वातावरण था, मैं कोई हिंदी की सुप्रीमेसी या कोई दूसरी भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं, भाषा की समस्या का भी एक सौहार्दपूर्ण सकारात्मक हल निकल सकता था। अन्यथा दुनिया के जितने बड़े देश हैं, एक देश बताइए टॉप के 6-7 देशों में जो अपनी भाषा में न पढ़ता हो और महान बन गया,
बाकी मैं विषय देश की जनता के विचार के ऊपर छोड़ता हूं। इसीलिए आप देखिए, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली अटल जी ने बतौर विदेश मंत्री 1977, जिसका उल्लेख अभी ये कर रहे थे त्यागी जी, प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने बोली। और मोदी जी जब आए हैं, आपने देखा होगा विदेश में जाकर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो अंग्रेजी में नहीं बोलते, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जन समुदाय के बीच में हिंदी में बोलते हैं। और यह और भी उल्लेखनीय इसलिए है कि अटल जी तो मूलतः हिंदी भाषी थे, मोदी जी मूलतः हिंदी भाषी नहीं है, वो गुजराती भाषी हैं, इसके बावजूद वो इसमें बोलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के लिए हमें हर प्रकार के विचारों से बाहर आना होगा। और एक बिंदु और, अभी देखिए त्यागी जी ने बोला कितनी अच्छी बात, अगर विलिंगडन हॉस्पिटल और इरविन हॉस्पिटल 1977 तक रहा तो मैं कोई इस पर क्यों 1977 तक रहा, क्यों 1977 के बाद ही चेंज हुआ? अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति 1967 के चुनाव के बाद आए परिणामों के बाद ही क्यों चेंज हुई, जब अनेक राज्यों में उस समय जनसंघ और जो सोशलिस्ट पार्टी थी जिसमें त्यागी जी के लोग थे साथ में, उनके साथ मिलकर सरकारें बनी थी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो यह बदलाव हुआ था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का देश विश्व का इस समय यंगेस्ट कंट्री है तो एक पक्ष है, यह पूर्ण सत्य नहीं है रूबिका जी, यह अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो इसलिए उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के अनेक ऐसे स्वाभिमान के बिंदु हैं जिन्होंने विश्व के अनादिकाल से, अज्ञात काल से हर झंझावात को आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या राधिका जी इस बात से अग्री करेंगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।